चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो है ना बिहार पे इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखेंगे। इस न्यू प्रैक्टिस सेट सर जो करवा रहे हैं उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है तो 25 है। इसके पहले जो है ना 24 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो सभी लोग नहीं देखें जाके जो देख लीजिए। आपको सारा प्रैक्टिस सेट जो है एक प्ले लिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है तो 25 है। इसका टेस्ट हुआ था 4, 8 और 24 को टेस्ट हुआ था, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपको जो है ना पूरा क्वेश्चन याद होगा और पता चलेगा कौन कौन क्वेश्चन सर के द्वारा डाला गया है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि हवा महल का निर्माण किसने किया था। बताइए हवा महल का निर्माण किसने किया था, क्या होगा आंसर बताइए आप लोग। जिनका भी एग्ज़ाम है ना 18 और 21 को, सभी क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, तभी आपको जो है ना फ़ायदा होगा। बाकी हम साइंस का प्लेटफॉर्म का जो नोट्स है ना उसको जो हम बोले थे आज से जो है ना आपका रेगुलर क्लास आपका आएगा। इस 3-4 दिन से क्लास नहीं आ रहा था, इसके लिए सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, कह रहा हवा महल का निर्माण किसने किया था, तो क्या होगा। एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ, महाराजा सवाई प्रताप सिंह सही उत्तर है। हाँ, तो कह रहा है हवा महल का निर्माण जो है किसने किया था, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। और याद रखिएगा ना, इसका निर्माण जो है ना 1799 में इसका निर्माण हुआ था, सवाई प्रताप सिंह ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। बताइए कौन सा है। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि कौन सा है, तो 2 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल गुम्बज है। क्या है, गोल गुम्बज है। क्या है, गोल गुम्बज, याद रखिएगा। ठीक है, तो गोल गुम्बज कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। याद रखिए कर्नाटक के क्या है, बीजापुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और यह बीजापुर के आदिल शाही वंश के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाही का क्या है, समाधि स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा। गोल गुम्बज जो है ना इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है, या स्मारक बोल सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था। कब स्थापित किया था बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 से 1612 ईस्वी में किया था। ठीक है, 16 से 1612 ईस्वी में। तो कह रहा है अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था, 1600 से 1612 ईस्वी में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय। तो याद रखिएगा ना कि हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन जो ब्रह्म समाज था, जिस पर जो है आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। और इसकी स्थापना जो है ना मूलतः ब्रह्म समाज के रूप में 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा दयानंद सरस्वती का जो है ना इनका मूल नाम क्या था, बचपन का मूल नाम बोलेगा तो मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर। इन्होंने जो है क्या 7 अप्रैल 1875 को बम्बई के आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है ना प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनर्स्थापना करना था। ठीक है, और वेदों की ओर लौटो बोलेगा कि नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन रहे 5 पे। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है। बताइए क्या होगा। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक जो है ना किसे मानते हैं, तो 5 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या मानते हैं, तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। तो याद रखिएगा कि अखिल भारतीय सेवाओं एवं सेवाएं जो है ना केंद्र सरकारों में समान होती है। इन सेवाओं के सदस्य राज्य व केंद्र के महत्वपूर्ण जो है पदों पर क्या होती है, उन्हें बारी बारी से अपनी सेवाएँ जो है ना देते हैं। और वर्तमान में जो है ना 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा। और याद रखिएगा कि संवैधानिक सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अतः इन्होंने जो है ना उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी। बताइए क्या होगा। नई दिल्ली को जो है ना देश की राजधानी पूछे कब बनाया गया था, तो 6 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में बनाया गया था। ठीक है, 1911 में। तो याद रखिए ना दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु जो है ना दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, और दिल्ली दरबार में ही 1911 में जो है सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था,
और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को जो है ना भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना मैथ का क्वेश्चन है। इसका जो PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी क्लास आप देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। इसका PDF जो है हम सुबह ही मॉर्निंग में सेंड कर दिए थे। ये टोटल इसके पहले 24 प्रैक्टिस सेट तक करवा चुके हैं। ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। यही तक जो है प्रैक्टिस सेट सर करवा चुके हैं। इसके आगे जो प्रैक्टिस सेट नहीं करवाए हैं। बाकी इसके आगे जो है ना हम साइंस का जो प्लेटफॉर्म का बोले थे उसका क्लास आएगा, और बाकी जो 100 क्वेश्चन का है ना उसका अब सारा क्लास आएगा। और बिहार दरोगा जो क्वेश्चन बैंक आया है उसका आपको आज सिलेबस जो है ना सिलेबस का क्लास आएगा, प्री और मेंस का। सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो 7 का आंसर जो बता दे रहे हैं, तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? तो देखिए क्या होगा? स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो क्या होगा? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केसरी शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? केसरी शुरू किया गया था। याद रखिएगा ना कि 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। 1881 में कौन कौन? तो बम्बई और केसरी जो है ना कि बम्बई से मतलब केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा कि मराठा भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आइए 9 पे। कह रहा है कि डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। कौन था बताइए? क्या होगा? तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी, हैदराबाद था। क्या था? हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है ना, हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। क्या था? हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? बताइए क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और फ्रांस। क्या होगा? इंग्लैंड और फ्रांस। तो 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक किनके बीच जो है ना युद्ध चलता रहा? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चलता रहा था। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जो है ना सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। 1337 से जो है ना 1453 तक हुआ था। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है कि पोताला महल का क्या महत्व है? बताइए पोताला महल का जो महत्व है वो क्या है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दलाई लामा का सदियों के समय पुराना आश्रय स्थल है। तो कह रहा है पोताला महल का क्या महत्व है? तो दलाई लामा की सर्दियों के समय पुराना आश्रय स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि राज्यसभा में होते हैं, बताइए क्या होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं बताइए? इसके बारे में बोला गया ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे जो है ना इसका बोल रहा है राज्यसभा में होते हैं। तो ये जो 280 सदस्य जिनमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया था, ये क्या है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आगे देखिए आइए। तो 12 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी, 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य जो है ना भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति ऐसे सदस्य को मनोनीत करते हैं जो कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। आप विधान परिषद में बोलेगा तो 1/6 सदस्यों का राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, और राज्यपाल जो है ना राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, तो मैथ का आंसर बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग PDF से बना लीजिएगा। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि सदन का पीठासीन अधिकारी का सदन का सदस्य नहीं होता है। बताइए क्या होगा? कह रहा है कि सदन का पीठासीन अधिकारी का सदस्य सदन जो है ना का सदस्य नहीं होता है। किसका नहीं होता है? राज्यसभा। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का नहीं होता, लेकिन लोकसभा का होता है, विधानसभा का होता है, विधान परिषद का होता है। तो कह रहा है कि किस सदन का पीठासीन अधिकारी का सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का नहीं होता, लेकिन लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? बताइए किस पे रखा जा सकता है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों में किसी भी पटल पर। ठीक है, तो कह रहा है कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो संसद के दोनों में किसी भी पटल पर। ठीक है, दोनों में से किसी भी पटल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन एक सही नहीं है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसको देखते हैं। देखिए पहला क्या है? कह रहा है धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन होता है। बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन होता है, बिल्कुल सही है। और धन विधेयक जो कि शुरुआत राज्यसभा में होती है, क्या ये गलत है? बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, धन विधेयक का जो है ना शुरुआत राज्यसभा में होती क्या है? बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा।
ठीक है। धन विधेयक का उल्लेख अगर पूछेगा ना तो कितना अनुच्छेद में, 109 में, कितना में अनुच्छेद में, 109 में, ठीक है। और याद रखिए साधारण विधेयक किसी भी सदन में जो है ना पाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि राज्यसभा में होगा, ठीक है। इसलिए क्या है, ये गलत है। आगे देखिए कह रहा है कि लोग, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 16 का बी होगा। आगे देखिए देख लेते हैं सही और क्या है। तो लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा के 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। बिल्कुल क्या है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ साथ उसके सभा को लौटा सकती है। बिल्कुल क्या है, ये भी सही है। तो ए, सी और डी कथन सही है, लेकिन बी क्या है, गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि मूलभूत अधिकारों, कह कि मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के डैश से कितना अनुच्छेद में शामिल किया गया, बताइए क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 35। क्या होगा, 12 से 35। एक अनुच्छेद का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है और जिस दिन एग्जाम हो रहा है, ठीक है। इसलिए अनुच्छेद का टॉपिक एकदम जो है ना क्लियर कर लीजिए। तो कह रहा है ना कि मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के जो है 12 से 35 अनुच्छेद में शामिल किया गया। तो मूल अधिकार का जो वर्णन है ना, अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिए वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 है। कितने हैं, तो 6 है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ का कहा गया है। और सर्वप्रथम भारत शासन एक्ट 1935 के अनुसार भारत को संघीय ढांचा गठित करने का उल्लेख था, ठीक है। और बाद में संघीय ढांचा बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया है। कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिए, 18 जो है नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम गो वैली अप। बताइए क्या होगा गो वैली अप का। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, गो बैंक करप्ट होगा। क्या होगा, गो बैंक करप्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए जो इस संसार से भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकोत्तर कहेंगे। क्या कहेंगे, लोकोत्तर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, दरी भाषा जो एक फारसी का एक रूप है, वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है, बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान है। क्या है, अफगानिस्तान है। तो कह रहा है ना कि दरी भाषा है जो फारसी भाषा का जो है ना, फारसी का एक रूप है, वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है, तो अफगानिस्तान का है। किसका, अफगानिस्तान का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें संवैधानिक राजतंत्र है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसमें जो है ना संवैधानिक राजतंत्र है, तो क्या होगा, किस देश में है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान में। कहाँ है, तो भूटान में, याद रखिएगा, ठीक है। तो भूटान जो है ना एक लोकतांत्रिक रूप से संवैधानिक राजतंत्र चलाने के लिए जो है ना विश्व में जाना जाता है, ठीक है। भूटान जो देश है तो लोकतांत्रिक रूप में संवैधानिक राजतंत्र को चलाने के लिए विश्व भर में जाना जाता है। और भारत के 4 राज्यों को छूती है। भूटान जो है ना भारत के 4 राज्यों को छूता है, मतलब स्पर्श करता है। कौन कौन राज्य है, तो एक असम है, एक सिक्किम है, एक पश्चिम बंगाल, एक अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। अब भूटान देश में कुल जो है ना 9 राज्य है। कितना है, 9 राज्य है। अगर भूटान का मुद्रा बोलेगा तो क्या है, न्यू गोल्ड ट्रम है। क्या है, न्यू गोल्ड ट्रम है। और याद रखिए भूटान एकमात्र जो है ना कार्बन नेगेटिव देश है, याद रखिए जो भूटान है। और डोकलाम विवाद बोलेगा तो किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, बताइए क्या होगा। कह रहा है किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेडरिक। कौन था, फेडरिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि भूटान की राजभाषा कौन सी, बताइए। भूटान की यहाँ राजभाषा पूछ दिया, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जोंगठा है। क्या है, जोंगखा, ठीक है, जोंगखा है। तो भूटान की राजभाषा क्या है, तो जोंगखा है। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। तो देखिए मैथ का 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे देखिए कह रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है आप है ना, इसको आप बोलते हैं। आम आदमी पार्टी जो है आप का गठन किस वर्ष किया गया था, बताइए। ये राष्ट्रीय पार्टी भी है। तो कह रहा है आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 में किया गया था। कब किया गया था, 2012 में। इसका अगर चुनाव चिन्ह बोलेगा तो कौन सा है, तो झाड़ू छाप है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अब तक मुद्रित नोटों में उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अब तक मुद्रित नोटों में उच्चतम मूल्य का नोट जो है ना कौन सा है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है, 10,000 रुपये का। कितना है, 10,000 रुपये का, ठीक है।
तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, बैंक केंद्र सरकार की सिफारिश पर 5,000 तथा 10,000 रुपये अथवा किसी अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी कर सकता है। ठीक है। अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार 10,000 रुपये से अधिक उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोट नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा, सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार 1,000 रुपये तक के मूल वर्ग के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी मंदी और स्टॉक मंदी जो है ना को क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी मंदी और स्टॉक मंदी को क्या कहा जाता है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ठीक है, अवसाद कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है। कह रहा है कि उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ओलिगोपोली। क्या है? ओलिगोपोली। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि फाइंड आउट द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया हुआ कि टेंडर वर्ड्स आर कमिंग आउट राइट नाउ। क्या होगा, बताइए। तो 29 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? आर कमिंग आउट राइट नाउ। कह रहा है टेंडर वर्ड्स आर कमिंग आउट राइट नाउ, तो आर कमिंग आउट राइट नाउ है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है। यह कथन किसका है? कह रहा है कि अर्थशास्त्र एक जो है ना विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन्सन का है। क्या है? रॉबिन्सन का है, रॉबिन्स का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, बताइए। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन का है। किसका है? पर्यटन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, बताइए। कौन नहीं है? निर्गुण भक्ति कवि कौन नहीं है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी रामानुजाचार्य नहीं है, लेकिन कबीरदास हैं, रैदास हैं, दादू, ये सब क्या है? निर्गुण भक्ति कवि है, लेकिन सी रामानुजाचार्य नहीं है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि नव मल्थ्यूसियम सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। नव मल्थ्यूसियम सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधन की कमी से। क्या है? संसाधन की कमी से है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि गिब्सन जो है निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें ज्ञात होता है कि क्या होगा, बताइए। गिब्सन जो है निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि क्या होगा? 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिब्सन माल घटिया भी आवश्यक होगा। क्या होगा? गिब्सन माल घटिया भी क्या होगा? आवश्यक होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या होता है? घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या होता है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आय बढ़ती है। क्या होता है? आय बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे, तो ये क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का जो है अंग नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीयकरण नहीं है, लेकिन जो है ना उदारीकरण है, निजीकरण है, भूमंडलीयकरण है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो केंद्रीयकरण नहीं है, लेकिन उदारीकरण, भूमंडलीयकरण, निर्जलीकरण ये सब है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है उत्पादन के कारक कितने होते हैं, बताइए। उत्पादन के जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं, बताइए। क्या होगा? आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, तो लास्ट में बताइए कितना आपका नंबर आया है। ठीक है। तो क्या कह रहा है? उत्पादन के कारक कितने होते हैं? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है। तो उत्पादन के कितने कारक होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? भूमि होता है, श्रम होता है, पूंजी होता है, उद्यम वृत्ति होता है। तो उत्पादन के कारक कितने हैं? तो 4 है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम वृत्ति है। ये चारों जो है उत्पादन के प्राथमिक कारक होते हैं। अब वर्तमान में 5वें कारक के रूप में संगठन को भी जो है ना माना जा रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या है? माना जा रहा है 5वें के रूप में। चलिए क्वेश्चन 38 पे कह रहा है कि चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे दिया हुआ है कि रेडुडेंट का क्या होगा, बताइए। रेडुडेंट का बोलेगा तो क्या होगा? तो 38 का जो सही उत्तर होगा ना, इसका मतलब होता है अनावश्यक होता है। इसका मतलब इसका पूछा क्या पूछा है? सिमिलर वर्ड ऑफ मीनिंग, सिनोनिम्स पूछा है ना, इस तरह से। इसका हो जाएगा एक्स्ट्रा, हो जाएगा क्या होगा? एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब ये क्या होता है? फालतू। इसका फालतू का जो है ना, फालतू का सिनोनिम्स एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, बताइए।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश में स्थित है, बताइए कौन सा शहर है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना है। तो कौन है, पटना है। तो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश में जो है ना स्थित पटना है, ठीक है, पटना है। इसका अक्षांशीय बोलेगा तो 27 डिग्री 37 जो है ना मिनट नॉर्थ है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद पंचमढ़ी है, उसके बाद क्या इलाहाबाद, उसके बाद तिरुवनंतपुरम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका था बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका था। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड का है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से जो है ना साझा नहीं करता, बताइए। बांग्लादेश जो है अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है, बताइए। इस ऑप्शन में देखकर बताना है कि कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से जो है ना सीमा नहीं लगाता, बताइए कौन नहीं है। तो 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी, झारखंड नहीं लगाता है, लेकिन असम लगाता है, त्रिपुरा लगाता है, मेघालय लगाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश अपनी सीमा झारखंड के साथ साझा नहीं करता है, लेकिन बांग्लादेश और भारत में जो है ना 4096.7 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। अब भारत के जो है ना कौन कौन राज्य, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय और क्या है, तो जो है ना बंगाल राज्य जो है बांग्लादेश सीमा से जुड़ा हुआ है। कौन कौन है, तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और बंगाल है, ठीक है, बंगाल जो बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। और बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिला था कितना तारीख को, 16 दिसंबर 1911 को मिला था, ठीक है। और बांग्लादेश का संविधान जो बना था 1572 में बना था। कब बना था, 1572 में बांग्लादेश का संविधान बना था, याद रखिएगा, ठीक है। और बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो कौन सी नदी है, सुरमा नदी। कौन सी नदी, सुरमा नदी है। और 3 बेहा कॉरिडोर जो है ना भारत बांग्लादेश को जोड़ता है। अगर पूछेगा कि 3 बेहा कॉरिडोर जो है किन दो देश के बीच जोड़ता है, तो भारत बांग्लादेश को जोड़ता है। और त्रिपुरा जो है ना, त्रिपुरा क्या है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पूछेगा कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है भारत का, तो त्रिपुरा है, क्या है, त्रिपुरा। और याद रखिएगा कि 100वां संविधान संशोधन जो है ना भारत बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण संबंधित है। एक क्वेश्चन जो है ना अनुच्छेद से, एक क्वेश्चन संविधान संशोधन से, ये भी पूछ रहा है, इसलिए संविधान संशोधन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा लूसेंट से। आगे देखिए क्वेश्चन 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि जो है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, पांडिचेरी है, क्या है, पांडिचेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि झीलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। तो झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है। आगे देख कह रहा है कि यदि ए और बी परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं तो पी जो है ना इंटू ए बटा बी ज्ञात करें। इसमें जो है बताइए क्या होगा। इसका जो 44 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0। आइए क्वेश्चन 45 पे कह रहा है कि बृहत्तर इसको ना ग्रेटर कहेंगे। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, बताइए। या तो बृहत्तर बोल सकते हैं या तो ग्रेटर बोल सकते हैं। कह रहा है कि बृहत्तर मतलब ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री है, क्या है, हिमाद्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नंगा पर्वत है, क्या है, तो नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत का जो ऊंचाई है ना 8126 है, कितना, 8126 मीटर है, ठीक है, 8126 मीटर है। अगर नंदा देवी का बात करें तो नंदा देवी का ऊंचाई कितनी है, तो इसका ऊंचाई 7817 मीटर, कितना, 7817 मीटर है। अगर कामेत का बात करें, कामेत का ऊंचाई कितना है, तो कामेत का 7756 मीटर है, कितना, 7756 मीटर है। और याद रखिएगा ना कि कुनलुन का अगर ऊंचाई का बात करें, कुनलुन का ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई ना 7167 मीटर, कितना, 7167 मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा, सभी का ऊंचाई याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि निम्नलिखित में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो कौन सा है, तो नंगा पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी, 8126 मीटर है। चलिए आए क्वेश्चन 47 पे कह रहा है कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है, बताइए कहाँ है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल ही पर्वतमाला में। कहाँ है, पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, सी होगा। आगे देखिए कह रहा हूँ 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसी बनी है। भारत के उत्तरी मैदानों की जो मृदा है वो समानता कैसी बनी है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तलोचन द्वारा, क्या है, तलोचन द्वारा बनी है, ठीक है, तलोचन द्वारा। तो भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा जो समानता तलोचन द्वारा बनी है। और उत्तरी मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपित मलबे से हुआ है, ठीक है।
और कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी बोलेगा तो क से कपास, क से काली मिट्टी है। इसे ना काली कपास की मिट्टी कहा जाता है। इसे उच्च जलधारा क्षमता और वायु संचारण अधिक होता है, याद रखिएगा। और चावल ऐसी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, उगती है तथा इसे जल की प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है। और अगर पूछेगा कि मृदा की लवणता मापी जाती है, किससे मापते हैं, तो साइक्रोमीटर से मापते हैं। अगर पूछेगा कि मृदा की लवणता किससे मापते हैं, तो साइक्रोमीटर से मृदा की लवणता मापते हैं। आगे देखिए कह रहा है, यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, तो इसको रीडिंग भी बोल सकते हैं। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उससे पत्ते की हल्का ना होने की प्रायिकता क्या होगा, बताइए। इसका जो होगा ना प्रयास का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 12/13 होगा। क्या होगा, 12/13। आगे देखिए, ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है। तो 51 का जो उत्तर होगा, सही उत्तर क्या होगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए इसका जो है ना क्वेश्चन 51 का ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है। क्या है, सी। आगे देखिए कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव वाष्पन अधिक तीव्रता जो है ना से होता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। विनम्रता एक अमूल्य गुण है, बताइए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, पोलिटनेस ए वैल्यूएबल क्या है, टेरिट। क्या होगा, पोलिटनेस इज ए वैल्यूएबल टेरिट। यहाँ पे विनम्रता क्या है, अमूल्य गुण है। ठीक है। हाई क्वेश्चन 54 पे कह रहा है कि पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है, क्या है, बताइए। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। क्या है, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है यंत्र का प्रयोग जो है आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता मापी। आर्द्रता मापी होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि तारों का जो रंग है ना वो किस पर निर्भर करता है, बताइए। तारों का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है। आप लोग क्वेश्चन का आंसर जो है सोचिए कि कौन सा मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा है। ठीक है। और कमेंट ज़्यादा नहीं मत कीजिए, आप बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, तभी आपको सारा क्वेश्चन याद होगा। तो कह रहा है ना कि तारों का जो रंग है ना वो किस पर निर्भर करता है, तो 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान पे। किस पे, तो तापमान पे करता है। ठीक है। तो तारों का जो रंग है ना उसके तापमान पे निर्भर करता है। और सूर्य की सतह का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस और वह पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है। आगे का याद रखिएगा कि जिन तारों का ताप अधिक होता है ना वे तीव्र चमकते प्रतीत होते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से, कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, बताइए। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं, तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है कि चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं, बताइए कौन सा होता है। प्राथमिक रंग में कौन कौन होते हैं, तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल हरा नीला। क्या है, लाल हरा नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है कि फॉर्म ए करेक्ट वर्ड बाई एडिंग काउंटर जो है ना ए प्रीफिक्स एज काउंटर का क्या होगा, बताइए। तो 60 का जो सही उत्तर क्या होगा, बताइए। 60 का राइट आंसर क्या होगा, तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, प्लान होगा। क्या होगा, प्लान। ठीक है, काउंटर प्लान। ठीक है, यहाँ पे ए प्लान ऐड होगा, PLAN होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 61 कह रहा है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितना सेकंड तक बना रहता है, बताइए। कह रहा है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितना सेकंड तक बना रहता है, तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/10वां भाग। क्या है, 1/10वां भाग सेकंड जो है ना तक बना रहता है। आगे क्वेश्चन 62 पे कह रहा है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, बताइए। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। ये भी देखिए क्वेश्चन जो है नहीं सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। जो भी एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, बाकी जो एग्जाम देने वाले इस सब क्वेश्चन को ना एकदम इंपॉर्टेंट समझ लीजिए अच्छे से, ये सब क्वेश्चन आपको रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, बताइए क्या होगा, करेक्ट में कौन सा वर्ड है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, डिसकॉन्सनट्रेटेड। क्या है,
कॉन्सरेटेड है, क्या है दिस कॉन्सरेटेड, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे काम करते हैं, बताइए। फाइबर जो ऑप्टिक्स है वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि नीचे दिए गए वर्ग में एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध मतलब शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें कौन सा जो वर्ड है ना वो शुद्ध लिखा हुआ, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान। क्या है? ये वर्ड बिल्कुल सही है, बाकी सारा क्या है, गलत लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आयुष्मान होगा। क्या होगा? आयुष्मान होगा, ठीक है। ये क्या है? तो बिल्कुल सही वर्ड लिखा हुआ है। ये 65 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि आकाश जो है ना, आकाश किस कारण से नीला होता है, बताइए। आकाश जो है किस कारण से नीला होता है, बताइए क्या होगा? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला होता है। तो कह आकाश किस कारण नीला होता है? तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में 66 कह रहा है उत्तल और अवतल दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है, बताइए। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण। किसका है? गोलीय दर्पण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 देखिए, इसमें कर रहा है, इसमें देखिए बोल रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है। मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए क्या होगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसका हम टेंसर बता दे रहे हैं। तो 66 का आंसर क्या होगा, 67 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 67 का जो है ना, 67 का बी होगा। क्या होगा? बड़ी संख्या ज्ञात करने बोला है, इसका बी होगा। आगे देख कर रहा है 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु तत्व के तत्व संख्या 29 संबंधित किससे संबंधित है, बताइए। परमाणु तत्व संख्या जो 29 किससे संबंधित है? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? डी ब्लॉक से। क्या है? डी ब्लॉक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 69 नंबर कर रहा है कि तत्व 106 की खोज किसने की थी, बताइए। तत्व 106 की खोज किसने की थी? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सीबोर्ग किया था। कौन किया था? सीबोर्ग किया था। आगे क्वेश्चन 70 पे कह रहा है कि ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल कितना, बताइए। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल कितना होता है? केवल किस में होता है, किस में होता है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, OF2 में होता है। किस में होता है? OF2 में होता है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है ना -2 होती है, ठीक है, -2 होती है। ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण संख्या कितना? -2 होता है। क्या होता है? -2। परंतु OF2 में ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? +2 होता है। क्या होता है? OF2 में ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन में बोलेगा तो क्या होता है? -2 होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन की संख्या जो है ना, ऑक्सीजन की संख्या +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है तो केवल OF2 में होता है। कितना होता है? +2 में होता है। आई क्वेश्चन 71 पे कह रहा है कि आवर्त सारणी के एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे इस संख्या डैश की संख्या होती है, क्या होती है, बताइए। डैश की संख्या जो है ना समान होती है, बताइए किसका समान होता है? कह रहा है आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसका जो है ना संख्या समान होती है? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोषों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो आवर्त सारणी में एक आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी तत्व के परमाणु में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। आगे याद रखिएगा ना कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों तथा आवर्तों की संख्या कितनी होती है? समूह बोले आवर्त की संख्या कितनी होती है? समूह तथा आवर्त मतलब समूह होता है 18, आवर्त बोलेगा तो 7 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन रही 72 पे, क्वेश्चन 72 कह रहा है कि एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? कह रहा है एल्यूमिनियम जो है ना किससे प्राप्त होता है, तो क्या होगा? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट से होता है। किससे होता है? बॉक्साइट से। नेक्स्ट कह रहा है कि आई हैड माई बाइक डैश लास्ट नाइट, बताइए क्या भराएगा? प्रीपोजिशन दिया हुआ, ये भी देखिए क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ना, आपको जब एग्जाम दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन भरने के लिए देगा। तो इंग्लिश है हिंदी क्वेश्चन आपको तो जितना है 5-6 क्वेश्चन पूछ ही रहा है हिंदी इंग्लिश में। तो कह रहा है आई हैड माई बाइक खालिस्तान लास्ट नाइट, क्या होगा? तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपेयर्ड। क्या है? तो आई हैड माई बाइक रिपेयर्ड लास्ट नाइट, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 74 कह रहा है कि आर्यन चिन्ह किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडॉन का है। किसका है? रेडॉन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक किसका है, बताइए। कह रहा है एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक किसका है? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा का है। किसका है? तो पारा का है। आइए क्वेश्चन आइए 76 पे कह रहा है कि आई वॉन्ट लेट यू डैश माई कार, आई वॉन्ट लेट यू डैश माई कार, क्या होगा? तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राइव है। क्या है? आई वॉन्ट लेट यू ड्राइव माई कार, ठीक है। यहाँ पे V1 का प्रयोग हुआ है। आई क्वेश्चन 77 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कम गलनांक किसका है, बताइए।
कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना कम गलनांक जो है ऑप्शन में छांटना है कि कम गलनांक किसका होता है, बताइए किसका हो सकता है। तो 77 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, पारा का है। क्या है, किसका गलनांक कम है, तो पारा का है। याद रखिए कार्बन का कितना होता है, 35.50 डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है। और चांदी का बोलेगा तो 967.8 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यहाँ पे बात करें पारा का बोलेगा तो पारा का जो है ना 38.83 डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है। और सोना का बोलेगा तो सोना का जो सोना क्या देखिए सोना कितना होता है, सोना का जो है 1064 डिग्री सेल्सियस होता है, 1064 डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है। यहाँ पे कम पूछा था ना, कम होगा किसका होगा, तो पारा का होगा। किसका होगा, पारा का। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ही रिमेंबर्स हिज फादर विच पार्ट ऑफ स्पीच इज रिमेंबर्स, बताइए क्या होगा। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वर्ब होगा। क्या है, वर्ब है ठीक है। मेन वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 79 नंबर मैथ का क्वेश्चन, 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धातुओं का प्रशुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए धातुओं का जो प्रशुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जीव मेल्टिंग के द्वारा। क्या है, जीव मेल्टिंग के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 81 पे कह रहा है किस लॉ एक्स में 72% लोहा होता है, बताइए। कह रहा है ना किस लॉ एक्स में 72% लोहा होता है, बताइए किस में होता है। तो 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटाइट में। किस में होता है, मैग्नेटाइट में होता है। आगे देखिए कह रहा है कि राम आया होगा वाक्य क्या है, बताइए कौन सा वाक्य है। ये भी देखिए क्वेश्चन आपको आएगा, देखिए ऐसा ही भी क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे ना, हिंदी में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो कह रहा है कि राम आया होगा, बताइए कौन सा वाक्य है। तो 82 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर सी संदेशवाचक वाक्य। क्या है, संदेशवाचक वाक्य है। संदेहवाचक है ठीक है, संदेश नहीं संदेहवाचक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे कह रहा है कि नीचे दिए गए ईंधन में इनमें से सर्वाधिक उष्मीय मान है, बताइए किसका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए ईंधन में इसमें सर्वाधिक उष्मीय मान कौन सा है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस है। क्या है, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है अलवार वैष्णवों की संख्या है, क्या है बताइए। अलवार वैष्णवों की संख्या क्या है। तो 84 का राइट आंसर क्या होगा, 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना है, तो 12 है। कितना है, 12। तो अलवार वैष्णवों की संख्या कितना है, 12। ये लोग जो है ना भगवान विष्णु की क्या है, आराधना करते हैं ठीक है। आई क्वेश्चन 85 पे कह रहा है अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं, किसके द्वारा, बताइए। अधिक पैदावार वाले पौधे जो है तैयार किए जाते हैं, किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संकरण द्वारा। किसके द्वारा, संकरण द्वारा तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन रहिए 86 पे कह रहा है कि बर्ड फ्लू। कह रहा है कि बर्ड फ्लू वायरस के रूप में जाना जाता है, किसको जानते हैं बताइए। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में किसको जानते हैं। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी H5N1। क्या है, H5N1 को जो है क्या बर्ड फ्लू वायरस के नाम से जानते हैं। और याद रखें ना बर्ड फ्लू जो है ना मुर्गा से फैलने वाला बीमारी है ठीक है, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन नंबर आइए 87 पे कह रहा है कि रोहिणी मतलब इसको ना गलघोंटू बोलेंगे। रोहिणी गलघोंटू इन्फ्लुएंजा होने का क्या कारण है, बताइए। रोहिणी गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रमशः जीवाणु और विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि फ्रॉम ए करेक्ट वर्ड बाय एडिंग कॉन्सिशियस एज सफिक्स डैश कॉन्सिशियस, बताइए क्या होगा। कह रहा है फ्रॉम ए करेक्ट वर्ड बाय एडिंग कॉन्सिशियस एज सफिक्स, यहाँ पे डैश दिया हुआ है कॉन्सिशियस, क्या होगा बताइए। तो 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो, एज होगा ठीक है, एज ठीक है, एज सही शब्द बनने वाला जो है ना शब्द क्या, एज कॉन्सिशियस होगा। आगे क्वेश्चन नंबर आइए 89 पे कह रहा है कि निम्नांकित में से किन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, बताइए। कह रहा है निम्नांकित में से किन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शोषण। क्या है, शोषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है, बताइए। विसर्ग संधि का जो उदाहरण है ना वो क्या है। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मनोरथ है। क्या है, तो मनोरथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन अनुवांशिक विकार है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जो है अनुवांशिक विकार है। तो 91 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी थैलेसीमिया है। क्या है, थैलेसीमिया है। तो थैलेसीमिया रोग क्या है, अनुवांशिक विकार है। क्या है, अनुवांशिक विकार है ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 92 पे कह रहा है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, बताइए कौन सा है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक जो है कौन सा है। तो 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मेलानिन है। क्या है, मेलानिन है। क्वेश्चन नंबर 93 पे कह रहा है कि प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, बताइए। एक दिवस का भी क्वेश्चन आ रहा है ठीक है, याद रखिएगा। थीम का भी आ रहा है। तो दिवस का एक बार अच्छे से हम PDF भी टेलीग्राम पे भेज दिए, सारे लोग पढ़ लीजिएगा। तो कह रहा है कि प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, बताइए कब मनाते हैं, बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर क्या होगा, 15 मार्च को मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 15 मार्च को जो है प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाते हैं ठीक है।
तो प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को जो है ना विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर को जो है ना जयंती मनाते हैं। और 17 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व हेमोफीलिया दिवस। क्या मनाते हैं, 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस, ठीक है। 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं, उत्कल दिवस, उड़ीसा का स्थापना हुआ था। और 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 22 अप्रैल को जो है ना पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना 7 अगस्त को एग्जाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन आया था, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को, ठीक है। और क्वेश्चन 94 पे ये कह रहा है कि डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, बताइए क्या आती है। 94 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक एसिड। क्या है, लैक्टिक, क्या है, लैक्टिक। नेक्स्ट कह रहा है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, बताइए। रक्त में जो है ना पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा है। क्या है, लोहा, ठीक है, लोहा। आगे क्वेश्चन रहे 96 पे। देखिए 96 में क्वेश्चन कह रहा है कि चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होती, बताइए। चिकन पॉक्स जो बीमारी है ना वो किससे होता है, बताइए किससे होगा, तो विषाणु की या वायरस से, इसको वायरस बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो विषाणु के द्वारा होता है चिकन पॉक्स। आगे क्वेश्चन रही 97 पे कह रहा है कि डैश द्विबीजपत्री पौधा है, बताइए कौन सा है, तो द्विबीजपत्री पौधा है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद का बेल क्या है, तो द्विबीजपत्री पौधा है। तो शकरकंद का जो बेल है वो द्विबीजपत्री पौधा है। आगे क्वेश्चन 98 पे कह रहा है कि यदि जो है ना, देखिए मैं तो क्वेश्चन 98 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 98 का बी होगा। आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में जानते हैं, तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजोपस। क्या है, राजोपस। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, तो क्या होगा, बताइए। तो 100 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका ना सी होगा, क्या होगा, जल का। क्या है, तो जल, ठीक है, जल है, ठीक है, जल याद रखिएगा। जल होता है, उसके बाद क्या है, तो वसा होता है, फिर उसके बाद प्रोटीन होता है, उसके बाद क्या होता है, तो लैक्टोज होता है, ठीक है। तो दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, तो क्या है, जल है। क्या है, जल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व पूछेगा तो यहाँ पे जल होगा। अगर पूछेगा गाय के दूध में जो है ना जल कितना होता है, तो 87.3% होता है। वसा का बात करें 3.2% होता है। प्रोटीन का बात करें तो 3.25% होता है। शर्करा का बात करें जिसको लैक्टोज बोलेंगे 4.8% होता है। लेकिन अगर मनुष्य का बात करें तो मनुष्य में जो है ना, मनुष्य का बोलेगा तो जल होता है 53%, वसा का बोले 3.8% होता है, प्रोटीन का बोले 1.2% होता है, और शर्करा का बोले मतलब लैक्टोज का बात करें तो 7% होता है, ठीक है। दूध का जो pH मान होता है 6.4 होता है, और दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसलिए दूध का जो प्रकार होता है ना सबका अलग अलग कुछ डिफरेंट होता है, याद रखिएगा। तो ये सेट नंबर था 25, सेट नंबर 25 कंप्लीट हो गया। यहीं तक जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 25 तक सर ही करवाए हैं, इसके आगे प्रैक्टिस सेट नहीं आया, अगर आएगा तो आगे हम करवा देंगे। बाकी जो है ना जो प्लेटफॉर्म का नोट्स है, दो क्लास आया था साइंस का, एक क्लास आया था हिस्ट्री का, उसका आपको आगे का क्लास आएगा। और बाकी जो सर करवा रहे हैं ना 100 क्वेश्चन वाला जो हर एक एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है, उसका प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा, आपको डेली। अब सिर्फ जो है ना बिहार दरोगा, बिहार पर और फोकस किया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट जो 100 क्वेश्चन वाला है डेली, जो जिसका टेस्ट होता है, उसका प्रैक्टिस सेट अब रेगुलर बेसिस पे आएगा। और बाकी ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक है उसका भी आपको क्लास देखने को मिलेगा। आज जो है उसका सिलेबस आएगा। तो सभी लोग पीछे का जो इतने भी प्रैक्टिस सेट करवाया है ना, 24 प्रैक्टिस सेट और एक 25वां प्रैक्टिस सेट है, सभी को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। लास्ट समय में बहुत आपको फायदा करेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में जो है ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बस घुमा घुमा क्वेश्चन दे रहा है आपको। बस जितना टॉपिक बता रहे हैं उसको बस अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और ज़्यादा इधर उधर मत भागिए। जितना जो पढ़े उसी को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अंत समय में वही आपको फ़ायदा करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।